2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा में भी सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों की घेराबंदी की जा रही है और इसी क्रम में हर एक दिन सुरक्षा बलों को कई कामयाबी भी हाथ लग रही है। सारंडा के इलाके में लगातार एक के बाद एक सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के बंकर को अब ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में आज की भी खबर एक निकलकर सामने आई है कि जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब बुरू के जंगलों में माओवादियों के 5 बंकरों को सुरक्षा बलों ने फिर से ध्वस्त किया है। इस पर हम काफ़ी विस्तृत रूप से बात करेंगे। लेकिन माओवादी बंकर क्यों बनाते हैं, बंकर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, वर्तमान में माओवादियों की स्थिति क्या है और आने वाले समय में माओवादियों का क्या होगा और सुरक्षा बल के जवान किस रणनीति के साथ माओवादियों की घेराबंदी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जराईकेला थाना क्षेत्र, किरीबुरू थाना क्षेत्र अंतर्गत और छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जितने भी जंगली पहाड़ी इलाके आते हैं, सुदूरवर्ती इलाके आते हैं, जहां से नदियां बहती हैं, जहां पर जंगलों के अंदर कई गांव बसते हैं, उन्हीं इलाकों में माओवादी डेरा बना के रहते हैं। गांव से सटे पहाड़ी जंगलों इलाकों में वो अपना आशियाना बनाते हैं। और कैसे आशियाना बनाते हैं, बंकर बनाते हैं। जमीन को खोदकर ऊपर मोटी मोटी लकड़ियों को रख कर पत्तों से ढक कर आसानी से वो इत्मीनान से वो उस इलाके में रहा करते हैं। आपने पहले ही कोल्हान इलाके में देखा होगा, जब वहां पर माओवादियों का मुख्यालय था तो 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेसरा का एक बंकर देखने को मिला था, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया। उसके बाद मिसिर बेसरा का दस्ता सारंडा इलाका आ गया और सारंडा के उस इलाके में आया जहां तक फोर्स कभी जा नहीं पाती थी, लेकिन फोर्स के द्वारा उस इलाके में एक के बाद एक एफओबी कैंप बनने लगे। और अब जो है सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर उनके बंकर को ध्वस्त कर रहे हैं। और माओवादी अपने ठिकानों को छोड़कर भागते भागते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे से सुरक्षा बल के जवान उन्हें दबोचने के लिए, मार गिराने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। तो बंकर बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आसानी से वो छिपकर जंगलों में रहते हैं। बंकर बनाने में देखिए कितना मेन पावर इस्तेमाल हुआ होगा। सबसे पहले उन्हें जो गड्ढे खोदे हैं इस तरह से पहाड़ में, तो बहुत ज़्यादा की संख्या में ये लोग काम पे लगे होंगे, मिट्टी साफ की गई होगी, फिर मोटी मोटी लकड़ियों को एक साइज में एक बराबर काट कर जो है उससे ऊपर बिछा दिया गया। और नीचे इत्मीनान से देखिए लगभग यहाँ पर 20, 30, 25, 30 तक की संख्या भी आराम से यहाँ पर अंदर में बैठ सकते हैं। बंकर से आसानी से वो दूर जो है वो निगरानी भी रखा करते हैं। गर्मियों के समय में, पतझड़ का समय में पत्ते ज़मीन पर आ जाते हैं और आप कोई भी पहाड़ को देखेंगे तो आसानी से दूर से ही आप नज़र बनाकर देख सकते हैं कि जंगल में क्या हो रहा है। ऐसे में माओवादी अगर बंकर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षा बलों के जवानों को तो अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आखिर वहाँ पर कोई मूवमेंट चल रही है या नहीं। वो इत्मीनान से बंकर के अंदर सो रहे होंगे, खा रहे होंगे और आराम से इत्मीनान वहाँ पर अपनी योजना बनाते होंगे। लेकिन एक के बाद एक, चाहे वो बाबू डेरा का इलाका हो, चाहे वो बलिबा वाले इलाके हो, तमाम ऐसे इलाके जो लंबे समय से माओवादियों का जमावड़ा कहा जाता रहा है, गढ़ कहा जाता रहा है, अब उन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान दाखिल होकर उनके तमाम बंकरों को, उनके तमाम ठिकानों को, उनके तमाम उन डंप किए हुए सामानों को बरामद कर रहे हैं। अब ऐसे में माओवादी पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो बंकर की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब सुरक्षा बल के जवान जंगलों में दाखिल होते हैं, स्पेशली रात के समय में, मैंने आपको बताया कि कोबरा के जवान 95% तो लगभग ऑपरेशन जो करते हैं वो रात के समय में जंगल में दाखिल होते हैं। और ऐसे में अगर जंगल में कोई जवान दाखिल हो रहा है, एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो बिना लाइट के ही जंगल में आपको चलना है। अब अंधकार का समय रहेगा, बिना लाइट, बिना टॉर्च, और ऐसे में बंकर के अंदर आराम से वो लोग इत्मीनान
आराम भी फरमा रहे होंगे, तो ऊपर से अगर फोर्स भी गुजर जाएगी तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आखिर ज़मीन के नीचे कौन है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वो आसानी से वो बच जाएंगे, सुरक्षा बलों को पता ही नहीं होगा, आसानी से सुरक्षा बलों की घेराबंदी भी कर सकते हैं, आसानी से छुपकर सुरक्षा बलों पर वार भी कर सकते हैं। तो ये जो तमाम फायदे हैं इस बंकर से उन्हें मिलता है। और गर्मी का समय, भीषण गर्मी, पेड़ पर पत्ते भी नहीं रहेंगे, दूर से ही आप काले ड्रेस में रहेंगे, पता चल जाएगा कि आप घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब गर्मी में जाएं तो जाएं कहाँ, उन्हें रहने के लिए ठिकाना तो बनाना ही है। कहीं पे अगर तिरपाल लगा लेंगे तो वो भी आपको दूर से दिखाई देगा, कोई तिरपाल लगा लिए। तो ये सुरक्षित माना जाता है बंकर बनाना। आपके सामानों को आप अच्छे से रख सकते हैं उसमें। तो ये जो है माओवादी एक रणनीति के तहत इस तरह बंकर का निर्माण करते हैं। आराम से वो छोटे छोटे जो बंकर होते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, तो ये जो बंकर होते हैं उसके माध्यम से वो वहाँ पर लेट कर पोजीशन भी ले सकते हैं और दूर तक वो नज़र बनाए रखेंगे कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुख्य बंकर के चारों ओर इस तरह से वो बनाते हैं छोटे छोटे बंकर, जिससे वो पोजीशन लेते हैं। और एक बड़ा बंकर जो उनके ठहरने के लिए बनाया जाता है। और जो बड़े इनामी माओवादी हैं वो इत्मीनान से इस बंकर में रहा करते हैं। इसके लिए बाकायदा वो सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के समय में बैटरी रहेगी, सोलर प्लेट रहेगा, उससे मोबाइल चार्ज होगी। उन्हें प्रिंटर का भी इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी वो कोशिश करते हैं कि बड़ा बैटरी का इस्तेमाल करें, सोलर का इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन का काफ़ी कम यूज करते हैं माओवादी। कुछ लोग के पास ही मोबाइल फ़ोन होते हैं, लैपटॉप उनके पास होती है, तो उसके लिए सोलर पैनल का यूज आराम से वहाँ पर लगा दिए। नीचे इत्मीनान से बैठकर खाना वाना भी बना रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ऐसे इलाके में अगर आज सुरक्षा बल के जवान पहुँच पा रहे हैं तो इसके पीछे बस एक ही कारण है, वो ये कारण है कि अब सारंडा के उन तमाम इलाकों को चिन्हित किया गया है जिन इलाकों में माओवादियों की गतिविधि देखने को मिल रही है। उन इलाकों में एक एक करके ऐसे ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बल के जवान एफओबी कैंप बना रहे हैं। वहां से लगातार माओवादियों को उनके गतिविधियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, खुफिया जानकारी निकाली जा रही है। ऐसे संदिग्ध लोगों को भी धरपकड़ किया जा रहा है जो माओवादियों के साथ लिंकअप है, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए राशन पहुंचाते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि पहले की तुलना में अब जो है उनके लिए राशन भी नहीं पहुंच रहा है। तमाम वो ऐसे इलाके जहां पर माओवादियों के पास जो सामान पहुंचते हैं, ऐसे इलाकों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। और बाहर से जनरली वो सामान, जैसे चप्पल मंगाना है वो कहाँ से मंगाएंगे, कपड़े मंगाने हैं कहाँ से मंगाएंगे, सभी चीज़ें तो उन्हें बाज़ार से ही मंगानी पड़ेगी। तो ऐसे इलाके में अभी माओवादी भ्रमणशील है जिन इलाकों से आसानी से वो सामान को मंगवा सकते हैं, है ना। तो बॉर्डर वाले इलाके में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर वाले ऐसे गांव हैं जिसका मैंने जिक्र किया है। तो ऐसे इलाके में माओवादियों के द्वारा ऐसे युवाओं का भी चुनाव किया जा रहा है जो उनके लिए काम करें, और जो काम करता है उसे संगठन में भी शामिल कर लिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अभी के समय में माओवादियों को एक तरह से कहें तो ख़त्म करने के लिए सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो सबसे ज़्यादा आईडी बम है, बूबी ट्रैप है। इन्हीं के माध्यम से सुरक्षा बल को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और हथियार हो, गोला बारूद हो, ये तो काफ़ी कम तादाद में अभी माओवादियों के पास मौजूद है। आमने सामने की लड़ाई में अगर देखा जाए तो माओवादी कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो इसी तरह का बंकर बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, आईडी बम बिछाएंगे। लेकिन इस रणनीति के तहत उनके द्वारा की गई कामों के तहत जो बड़ी घटना देखने को मिलती है, जिसमें मुखबिरी के आरोप में लोग मारे जाते हैं, आईडी बम की चपेट में लोग मर जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस इलाके में अब जो है देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब संख्या 100 के लगभग है। कई बड़े इनामी माओवादी हैं, सभी के हाथों में है AK-47 हथियार, इंसास राइफल है, 303 राइफल है। उनके दस्ते में हर उम्र के लोग मौजूद हैं। अब इतनी संख्या में जो माओवादी उस जंगलों में मौजूद हैं, अब क्या वो आत्मसमर्पण करेंगे या फिर आमने सामने की लड़ाई करेंगे या फिर क्या करेंगे? कैसे
क्या कुछ होगा उन माओवादियों का जो अभी जंगलों में मौजूद हैं, ये काफ़ी जानना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 1000 फोर्स 1500 फोर्स एक साथ जंगल में उतार कर घेराबंदी करके 20, 30, 25 मार रहे हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में ये जो विभाग है वो चाहती है कि नक्सलियों को हम मारे घेरे, लेकिन हमें कैजुअलिटी कम हो, हमें कोई बड़ा नुकसान ना हो, और इत्मीनान से ये अभियान चलाया जा रहा है। अगर फोर्स अभी 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में उतार दी जाए सारंडा के अंदर, तो 2 दिन 3 दिन के अंदर सभी लोगों को सफाया किया जा सकता है। लेकिन अब क्या कारण है इसके पीछे, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सोचिए, झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, उसमें अब जो बचे खुचे माओवादी हैं, उनके लिए क्या चुनौती रहेगी आने वाले समय में। या तो वो सरेंडर करेंगे या फिर मारे जाएंगे। 2 ही रास्ते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि माओवादियों को ये कहा गया कि आप हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर लो, और माओवादियों के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि आप ऑपरेशन कगार के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो बंद कर दो। शांति वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। मैंने आपको दिखाया था कि छत्तीसगढ़ तरफ से जो प्रेस नोट आया था, उसमें बताया गया कि माओवादी अब शांति वार्ता चाहते हैं। वो विकास के लिए बाधक नहीं है, कई गलतियां उनसे भी हुई है, लेकिन वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इसके जवाब में वहाँ के जो मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका ये बयान सामने आया कि आपके पास जो बंदूक है उसके साथ आप आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा से जुड़ जाएं, और हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, बंदूक आप नहीं रखेंगे, तो कोई बातचीत नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि सरकार पूरे एक्शन मोड में है। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है। हजारों जो फोर्सेस हैं उनको उतारा गया है, कई कैंप लगाए गए हैं। अब ऐसे में माओवादियों के लिए जीना हराम हो गया है। सोचिए, जंगलों के अंदर उनके लिए जो राशन पहुंचती है सुबह से शाम तक, खाना पीना तमाम चीज़ें गांव तक कैसे पहुंचेगी। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जो इलाके नक्सलवाद प्रभावित हैं, उन इलाकों में कोई राशन की दुकान नहीं है। इसके पीछे कई कारण है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन की दुकान इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन इलाकों में राशन की दुकान खोलने से मना किया गया। ये ग्रामीण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कहते हैं कि मना किया गया, और इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे लोग राशन की दुकान खोलते थे और उन्हीं राशनों को माओवादियों तक पहुंचाते थे। ऐसा कुछ ग्रामीण का कहना है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये सही है या गलत है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में राशन की दुकान है ही नहीं। ऐसे में कोई भी साप्ताहिक बाजार लगता है, उसी से वो तमाम राशन वो खरीदते हैं, और 7 दिन के लिए वो, चाहे वो तेल हो, सामान हो, दैनिक उपयोग वाली तमाम चीज़ें हैं, वो बाजार से लेकर गांव में जाते हैं। अब जो जंगलों तक राशन पहुंचता है उस पर कड़ी नज़र सुरक्षा बलों की है, पुलिस की है। अब खाने के लिए सामान लाए तो लाए कहाँ। अब बारूद की आपूर्ति होती थी वो भी बंद हो गई। जो बड़े बड़े योजनाओं से वो जो लेवी लेते थे उस पर भी अंकुश लगा दिया गया। माओवादी जो बड़े बड़े कंपनियों से लेते थे, बड़े बड़े ठेकेदारों से लेते थे, बड़े बड़े पुल पुलिया ये सब से जो पैसे लेते थे, उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग चुका है। उनके लिए बारूद, बंदूकें, उस पर भी अंकुश लग चुका है। एक सीमित उनके पास अभी हथियार होगा, गोला बारूद होगा, और जंगलों में वो भ्रमणशील है। ऐसे में उनके लिए खाना पीना भी ना पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा बल के जवान, पुलिस, खुफिया विभाग लोग लगे हुए हैं। ऐसे में माओवादियों के लिए जंगल के अंदर मरने जैसी नौबत देखने को मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके पीछे ये भी कारण है कि माओवादियों को पहले की तुलना में अब उतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है। पार्टी को अगर जंगलों में रहना है तो वहाँ के जनता का समर्थन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी के समय में जनता का समर्थन, चाहे आप लाख कमेंट मेरे चैनल में देखते होंगे लाल सलाम से, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन अभी वास्तविकता ये है
कि सारंडा जंगलों में बसने वाले ग्रामीणों के द्वारा जन समर्थन माओवादियों को नहीं मिल रहा है। अब माओवादी करे तो क्या करें? अगर जन समर्थन मिलता तो काफ़ी हद तक उनके लिए एक समय होता कि वो लड़ सकते थे, बच सकते थे। लेकिन जब जन समर्थन ही नहीं मिल रहा है तो भाई जंगलों के अंदर वो क्या करेंगे? कैसे अपने आप को उतने दिन तक रखे रहेंगे? कैसे अपने विचारधारा को जनता के बीच थोपेंगे? कब तक जल, जंगल, जमीन की बातें करेंगे? क्योंकि इससे जनता उतनी प्रभावित अब नहीं हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पहले जब एनाकोंडा ऑपरेशन चलाया गया, ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा समस्या प्रशासन की तरफ से झेलने को मिला, माओवादियों की तरफ से भी झेलने को मिला। बीच में ग्रामीण पिसते चले गए। अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसीलिए जो जन समर्थन माओवादियों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर सारंडा में मिल रहा है। आपने पहले जो वीडियो देखे होंगे उस समय काफ़ी संख्या में आपने देखा होगा, जो काफ़ी पुराने वीडियोज़ हैं माओवादियों के, ग्रामीण काफ़ी लंबी कतारें लगाकर हाथों में झंडे लेकर उनके बैठक में उनके जो प्रोग्राम थे उसमें शामिल हैं। लेकिन सारंडा के अंदर ऐसा नहीं है। अभी ऑपरेशन तेज है और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए नए नए इलाके में, नए नए ठिकानों में माओवादी पहुंच रहे हैं और नए युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और कई ऐसे चौंकाने वाले तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जिसमें माओवादी काफ़ी कम उम्र के बच्चे बच्चियां होती हैं, जो कम उम्र के लगभग 15-16 साल के लगभग, उन्हें वो शामिल कर रहे हैं और फिर उन्हें माओवाद, नक्सलवाद, ये तमाम तरह की शिक्षा दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है और बाकायदा एक नक्सलवाद को, एक विचारधारा को वो वहाँ पर फैला रहे हैं। लेकिन इस विचारधारा को वो फैलाने में भी नाकामयाब रह रहे हैं। तो ऐसे में 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो सरकार ने रणनीति बनाई है, जिसके अंतर्गत प्रशासन और ये जो फोर्सेस काम कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि 2026 या फिर 27 या फिर 28, जो भी कुछ कह लें, झारखंड की अगर हम बात करें तो कुछ चंद सालों के भीतर माओवाद काफ़ी सिमट कर रह जाएगा, बच्चे खुचे सदस्य ही रह जाएंगे। और ये सच्चाई हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कैसे उनके कोई इलाके में उनको बंकर को ध्वस्त किया जा रहा है। कभी भी बड़ी मुठभेड़ देखने को मिल सकती है और उनके पास जो हथियार है उससे ज़्यादा ऑटोमेटिक हथियार फोर्सेस के पास है, कोबरा उससे ज़्यादा ट्रेंड है। तो तुलना अगर करेंगे तो ये आमने सामने की फाइट बिल्कुल नहीं है। एक विचारधारा की लड़ाई कही जाती थी, लेकिन अभी भी इसमें कई तर्क संगत हैं। कोई कहता है कि जल जगह जमीन को लेकर माओवादी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई इसी में कहता है कि अब जो माओवादी हैं वो जल जगह जमीन की आड़ में काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। इसको लेकर भी हम एक विस्तृत वीडियो जल्द लाएंगे जिसमें बताएंगे आपको कि कैसे और क्या है माओवाद संगठन, कब आया, कैसे आया, क्या वो जल जगह जमीन की रखवाली कर रहे हैं या फिर क्या कुछ है, उससे जुड़ी तमाम चीज़ें, एक जो सरकार के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है उसको भी हम जल्द वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन फिलहाल वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इससे संबंधित और भी जानकारी देंगे।